आज की इस विस्तृत चर्चा में भारत के प्रमुख खनिजों और उनके भौगोलिक वितरण पर आधारित एक बहुत ही शानदार रिवीजन डेक का गहराई से विश्लेषण किया जाएगा। इन सोर्सेज में दी गई जटिल भौगोलिक और भूवैज्ञानिक जानकारी को डिकोड करना है। बिल्कुल। ये समझना है कि भारत का कौन सा हिस्सा किस खनिज से चमक रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। ये जो नक्शे की कल्पना है ना, वो इस विषय को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। बहुत ही सटीक तरीका है। देखिए, खनिजों का वितरण कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही तार्किक विज्ञान छिपा है। यह समझना बहुत जरूरी है कि कैसे करोड़ों साल की भूवैज्ञानिक हलचलों ने, ज्वालामुखियों ने और टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव ने आज के भारत की अर्थव्यवस्था की नींव रखी है। जब हम क्यों और कैसे को समझ लेते हैं ना, तो भूगोल रटने का विषय नहीं रह जाता। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से इस कहानी को शुरू करते हैं। इन रिसर्च नोट्स की शुरुआत में ही खनिज मतलब मिनरल्स और अयस्क मतलब ओर, इन दोनों के बीच का अंतर बहुत स्पष्ट किया गया है। जो कि बहुत जरूरी है। हाँ, अक्सर इन दोनों शब्दों को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन अगर इसे एक आसान एनालॉजी से समझा जाए तो जमीन की किसी भी साधारण मिट्टी या चट्टान में धातु के कुछ अंश हो सकते हैं, वो खनिज है। बिल्कुल। लेकिन अयस्क या ओर केवल वो विशेष चट्टान है जिससे धातु निकालना व्यावसायिक रूप से यानी कमर्शियली फायदेमंद होता है। और यही कमर्शियल या व्यावसायिक पहलू पूरी कहानी का केंद्र है। हर अयस्क एक खनिज है, लेकिन हर खनिज अयस्क नहीं होता। ओह अच्छा। हाँ, मान लीजिए किसी चट्टान में लोहा तो है, लेकिन उसे निकालने का खर्च लोहे की बाजार कीमत से 10 गुना ज्यादा है, तो वो केवल एक खनिज ही रहेगा, अयस्क नहीं कहलाएगा। लॉजिकल है। मतलब खर्चा ज्यादा है तो कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। इसी व्यावसायिक उपयोग की वजह से खनिज किसी भी देश के औद्योगिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक राजस्व का मुख्य स्रोत होते हैं। अगर इस रिसर्च के वर्गीकरण को देखा जाए तो खनिजों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है धात्विक खनिज या मेटालिक मिनरल्स, जिन्हें गलाकर धातु मिलती है। इसमें भी 2 हिस्से हैं, लौह यानी फेरस, जिनमें लोहे का अंश होता है जैसे लौह अयस्क और मैंगनीज, और अलौह यानी नॉन फेरस, जैसे कि तांबा, बॉक्साइट और सोना। ओके, तो ये तो पहला हो गया। हाँ, और दूसरी श्रेणी है अधात्विक या नॉन मेटालिक खनिजों की। इनमें धातु नहीं होती, जैसे चूना पत्थर और अभ्रक। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है ऊर्जा खनिजों की, जिनसे देश की रफ्तार तय होती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये वर्गीकरण तो काफी स्पष्ट हो गया। इस डेटा में एक बहुत ही विरोधाभासी तथ्य सामने आता है, जो हमने शुरुआत में नक्शे वाले बात की थी ना। हाँ, बिल्कुल। उसमें उत्तर भारत का जो जलोढ़ मैदान है, जिसे एल्यूवियल प्लेन कहा जाता है, वो खनिजों के मामले में लगभग विहीन है। ये सोचने वाली बात है कि जिस उत्तर भारत की मिट्टी इतनी उपजाऊ है, जो पूरे देश की खाद्य सुरक्षा तय करती है, वो खनिजों के मामले में इतनी गरीब क्यों है। खनिजों का सारा खजाना प्रायद्वीपीय पठार की धारवाड़ और गोंडवाना चट्टानों तक ही सीमित क्यों है। देखिए, इस रहस्य का पर्दाफाश भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास से होता है। इसे एक मास्टर क्लास के नजरिए से इस तरह समझा जा सकता है कि उत्तर भारत नदियों द्वारा लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी से बना है। गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों ने हजारों लाखों सालों में हिमालय से मिट्टी और गाद लाकर इस मैदान को बिछा दिया है। अब इस नई और उपजाऊ मिट्टी की परत इतनी गहरी है, कुछ जगहों पर तो कई किलोमीटर गहरी है, कि उसने प्राचीन चट्टानों को बहुत गहराई में दबा दिया है। ओह, मतलब खनिज वहां है, लेकिन वो बहुत नीचे दबे हुए हैं। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है कि वहां खनिज बिल्कुल नहीं है, बल्कि वे इतनी गहराई में हैं कि वहां तक पहुंचना या खनन करना तकनीकी रूप से बहुत मुश्किल और बहुत ही महंगा है। इसके विपरीत प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है, वो पृथ्वी के सबसे पुराने भूखंडों में से एक है। वहां की धारवाड़ और गोंडवाना चट्टानें लाखों करोड़ों सालों से सतह पर ही मौजूद हैं। अच्छा। अब जब ये समझ आ गया है कि खनिज कहाँ छिपे हैं,
तो चलिए उन खनिजों की तरफ बढ़ते हैं जो किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचे की रीढ़ होते हैं। धात्विक लौह खनिज। हाँ, डेटा के अनुसार भारत में एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क भंडार है, जिसमें मुख्य रूप से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार का बेहतरीन लोहा पाया जाता है। और यहाँ विश्लेषण के नजरिए से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत का 95% से अधिक लौह अयस्क भंडार सिर्फ 4 राज्यों तक सीमित है। अच्छा, सिर्फ 4 राज्य? हाँ, ये राज्य हैं ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड और छत्तीसगढ़। अगर प्रमुख खदानों को देखा जाए तो ओडिशा में मयूरभंज, छत्तीसगढ़ में बेलाडीला, झारखंड में सिंहभूम और कर्नाटक में कुद्रेमुख बहुत प्रसिद्ध हैं। ये लौह अयस्क ही वो नींव है जिस पर पूरे देश का स्टील उद्योग टिका हुआ है। बिना लोहे के ना कोई पुल बन सकता है, ना वो कोई रेलवे लाइन और ना ही कोई फैक्ट्री। बिल्कुल। इन खदानों में से एक खदान का जिक्र काफी हैरान करने वाला लगा मुझे। कौन सी? इन नोट्स में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ की बेलाडीला खदान से निकलने वाला उच्च गुणवत्ता का लोहा सीधा जापान को निर्यात किया जाता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर और लोहे की बात हो ही रही है तो लोहे के साथ एक और खनिज का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है, और वो है मैंगनीज। मैंगनीज के बिना एक मजबूत और टिकाऊ स्टील की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। हाँ, इस रिसर्च में मैंगनीज को लौह अयस्क को गलाने और इस्पात बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर इसे एक एनालॉजी से समझा जाए तो मैंगनीज वो सीक्रेट मसाला है जो सामान्य और आसानी से टूट जाने वाले लोहे को एक बेहद मजबूत स्टील में बदल देता है। बिल्कुल सही। शुद्ध लोहा काफी भंगुर मतलब ब्रिटल होता है और उसमें बहुत जल्दी जंग लग जाती है। और मैंगनीज मिलाते ही उस लोहे का पूरा रासायनिक गुण ही बदल जाता है। मैंगनीज स्टील को कठोरता देता है और उसे जंग से बचाता है। वाओ! अगर इसके उत्पादन का भौगोलिक वितरण देखा जाए तो ये भी काफी दिलचस्प है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मिलकर, ध्यान दीजिएगा, भारत का 60% से अधिक मैंगनीज उत्पादन करते हैं। प्रकृति ने खनिजों को राजनीतिक सीमाओं के हिसाब से नहीं बांटा है। सही बात है। अगर नक्शे को ध्यान से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का बालाघाट और छिंदवाड़ा जिला और उसी से ठीक लगा हुआ महाराष्ट्र का नागपुर और भंडारा क्षेत्र, ये पूरी की पूरी एक निरंतर भूवैज्ञानिक पेटी है। इसे प्राइमरी मैंगनीज बेल्ट भी कहा जाता है। तो लोहे और मैंगनीज ने मिलकर देश की इमारतें तो खड़ी कर दी, फैक्ट्रियां भी बना दी, लेकिन इन लोहे के भारी कारखानों की भूख बहुत बड़ी होती है। बिल्कुल। मशीनों को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो कहां से आएगी? यहीं से इस चर्चा का रुख ऊर्जा खनिजों मतलब एनर्जी मिनरल्स की ओर मुड़ता है। इन नोट्स में कोयले को खनिजों का राजा कहा गया है। आज भी भारत की 80% से अधिक तापीय ऊर्जा यानी थर्मल पावर कोयले पर ही निर्भर है। और कोयले का महत्व इसी बात से पता चलता है कि इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। हाँ, जैसा कि हमने पहले गोंडवाना चट्टानों के समय बताया था, भारत में मुख्य रूप से गोंडवाना कोयला ही पाया जाता है। ये बहुत प्राचीन है और देश के कुल भंडार का 98% हिस्सा इसी का है। 98%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, ये मुख्य रूप से बिटुमिनस प्रकार का होता है जो एक अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है, और ये दामोदर तथा महानदी घाटियों में प्रचुर मात्रा में मिलता है। झारखंड का झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल का रानीगंज सबसे पुराना है, और इसके अलावा बोकारो और ओडिशा का तलचर भी बहुत प्रमुख हैं। अच्छा, और जो बाकी का 2% बचा वो कौन सा कोयला है? इसके अलावा एक टर्शियरी कोयला भी होता है। ये भूवैज्ञानिक समय में काफी नया है। इसे लिग्नाइट या ब्राउन कोल कहते हैं। इसमें नमी ज्यादा होती है और ये मुख्य रूप से तमिलनाडु के नेवेली, असम के माकूम और राजस्थान के पलाना में मिलता है। कोयले के बाद से बड़ा स्रोत पेट्रोलियम है। रिसर्च डेक बताती है कि पेट्रोलियम हमेशा अवसादी चट्टानों यानी सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। अब ये एक नया जियोलॉजिकल टर्म है। ये अवसादी चट्टानें तेल को कैसे जन्म देती हैं? देखिए, ये प्रक्रिया किसी चमत्कार से कम नहीं है। लाखों साल पहले समुद्रों और झीलों में मौजूद सूक्ष्म जीव और जो शैवाल थे ना, जब वे मर गए तो वे तलछट या कीचड़ के नीचे दबते चले गए।
समय के साथ गर्मी और भयंकर दबाव ने उन मृत जीवों को तरल हाइड्रोकार्बन यानी कच्चे तेल में बदल दिया। अब यहाँ अवसादी चट्टानों का रोल आता है। बालू पत्थर, जिसे सैंडस्टोन कहते हैं, वैसी अवसादी चट्टानें बहुत ही छिद्रपूर्ण यानी पोरस होती हैं। अच्छा, मतलब उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं। बिल्कुल, ये चट्टानें बिल्कुल एक स्पंज की तरह काम करती हैं और इस तेल को अपने अंदर सोख कर जमा कर लेती हैं। जब तक ऊपर से कोई कठोर चट्टान इस स्पंज को सील नहीं कर देती, तेल जमा होता रहता है। भारत का 65% तेल उत्पादन अब तटीय क्षेत्र यानी समुद्र के बीच मुंबई हाई से होता है। इसके अलावा जमीन पर यानी तटवर्ती क्षेत्रों में असम का डिगबोई, जो देश का सबसे पुराना तेल कुआं है, गुजरात का अंकलेश्वर और राजस्थान का बाड़मेर बेसिन बहुत प्रमुख हैं। ये स्पंज वाली एनालॉजी से पेट्रोलियम के बनने का पूरा विज्ञान बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाता है। लेकिन ऊर्जा खनिजों के इसी सेक्शन में प्राकृतिक गैस को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। कोयला और पेट्रोलियम तो दशकों से स्थापित स्रोत हैं, लेकिन पूर्वी तट के कृष्णा गोदावरी बेसिन या केजी बेसिन को भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर माना जा रहा है। बिल्कुल माना जा रहा है। अगर भारत कोयले पर इतना ज्यादा निर्भर है तो इस नए गैस भंडार को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? देखिए, केजी बेसिन को गेम चेंजर मानने के पीछे दो बहुत बड़े आर्थिक और पर्यावरणीय कारण हैं। सबसे पहली बात, कोयला और पेट्रोलियम जब जलते हैं तो पर्यावरण में भयंकर प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसें छोड़ते हैं। सही बात है। आज जब पूरी दुनिया कार्बन एमिशन कम करने की जद्दोजहद कर रही है, तो प्राकृतिक गैस एक बेहतरीन ट्रांजिशन फ्यूल बनकर उभरती है। ये कोयले के मुकाबले बहुत साफ जलती है। इसका इस्तेमाल सीएनजी और पीएनजी के रूप में शहरी परिवहन और घरों में तो होता ही है, लेकिन इसका दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपयोग कृषि से जुड़ा है। एक मिनट, कृषि से प्राकृतिक गैस का क्या सीधा संबंध हो सकता है? संबंध बहुत गहरा है। प्राकृतिक गैस उर्वरक यानी फर्टिलाइजर उद्योग, विशेषकर यूरिया बनाने का मुख्य कच्चा माल है। गैस से अमोनिया बनता है और अमोनिया से यूरिया। भारत एक कृषि प्रधान देश है और अपने किसानों के लिए फर्टिलाइजर के विदेशी आयात पर बहुत भारी पैसा खर्च करता है। केजी बेसिन में प्राकृतिक गैस के इस विशाल भंडार के मिलने से भारत उर्वरक उत्पादन में काफी हद तक आत्मनिर्भर हो सकता है। ये सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा का मसला नहीं है, ये सीधे तौर पर देश की खाद्य सुरक्षा और विदेशी मुद्रा बचाने का एक मास्टर स्ट्रोक है। क्या बात है! मतलब एक गैस का भंडार ट्रांसपोर्टेशन, पर्यावरण और खेती तीनों को एक साथ प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल। भारी उद्योगों और ऊर्जा से निकलकर अब उन खनिजों की बात करते हैं जो रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हैं, जो हमारे घरों के तार बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होते हैं और जो सीधे तिजोरी की शोभा बढ़ाते हैं। तांबा, बॉक्साइट, सोना और अभ्रक। हाँ, तांबे की बात करें तो भारत में इसके भंडार काफी सीमित हैं, लेकिन इस रिसर्च डेक में इसे याद रखने की एक बहुत ही मददगार एग्जाम ट्रिक दी गई है। इसे KMS ट्रायंगल कहा गया है। KMS। के से राजस्थान का खेतरी, जो हड़प्पा काल से प्रसिद्ध है। M से मध्य प्रदेश का मलंज खंड और S से झारखंड का सिंहभूम। और इस ट्रिक के साथ एक तकनीकी पहलू भी जोड़ा है जिसे समझना जरूरी है। तांबे के उत्पादन यानी प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश का मलंज खंड पहले स्थान पर है, लेकिन अगर कुल भंडार यानी रिजर्व्स की बात की जाए तो राजस्थान सबसे आगे है। अच्छा। इसके बाद आता है बॉक्साइट, जो एल्यूमिनियम का प्राथमिक अयस्क है। ये मुख्य रूप से लेटराइट चट्टानों से प्राप्त होता है। डेटा बताता है कि ओडिशा अकेले भारत का 50% से अधिक बॉक्साइट पैदा करता है। वाओ, आधा बॉक्साइट सिर्फ ओडिशा से? हाँ, जिसमें कालाहांडी, कोरापुट और बलांगीर जैसे जिले बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहीं पर इस डेटा को पढ़ते हुए एक बहुत ही उलझाने वाला विरोधाभास सामने आया। एल्यूमिनियम तो बॉक्साइट से बनता है ना जी, जो कि ओडिशा या गुजरात जैसे राज्यों के पहाड़ों से निकाला जा रहा है। तो फिर एल्यूमिनियम बनाने वाली विशाल फैक्ट्रियां जैसे नैल्को या बाल्को, वो अक्सर बॉक्साइट खदानों के पास ना होकर कोयले की खदानों के पास क्यों स्थापित की जाती हैं? लॉजिक तो यही कहता है कि फैक्ट्री को कच्चे माल के करीब होना चाहिए। देखिए, ये इंडस्ट्रियल लोकेशन का एक बहुत ही क्लासिक सवाल है और इसका उत्तर एल्यूमिनियम के विज्ञान में छिपा है। अच्छा, कैसे? बॉक्साइट को भट्टी में पिघलाकर सीधे एल्यूमिनियम नहीं बनाया जा सकता। सबसे पहले बॉक्साइट को एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजारकर एल्यूमिना नाम का एक सफेद पाउडर बनाया जाता है। अब
इस एल्यूमिना से असली एल्यूमिनियम धातु अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया की जाती है और इस प्रक्रिया में भयंकर मात्रा में बिजली की जरूरत होती है। इतनी ज्यादा बिजली कि कच्चे माल की ढुलाई से कई गुना ज्यादा खर्च सिर्फ बिजली के बिल पर आता है। ओह, अगर फैक्ट्री को बिजली में जरा भी रुकावट आए या महंगी बिजली मिले तो कंपनी दिवालिया हो सकती है। इसीलिए एल्यूमिनियम के कारखाने हमेशा ऐसी जगह लगाए जाते हैं जहां पास ही कोयला खदानें हो और थर्मल पावर प्लांट से बेहद सस्ती और निर्बाध बिजली मिल सके। क्या बात है। मतलब कच्चा माल भारी है लेकिन बिजली की जरूरत उससे भी ज्यादा भारी है। ये लॉजिक चीजों को रटने से बचाता है। बिल्कुल। अब अगर सोने की बात करें तो यहाँ एक और बहुत बड़ा विरोधाभास है जिसने सच में मुझे कंफ्यूज कर दिया है। अच्छा। हाँ, एक तरफ डेटा कहता है कि भारत का 99% सोना कर्नाटक की धारवाड़ चट्टानों की शिराओं से निकाला जाता है। कोलार गोल्ड फील्ड्स और हट्टी खदानें। बिल्कुल, जो विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ करंट अफेयर्स की रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि बिहार का जमुई जिला देश के 44% स्वर्ण भंडार के साथ टॉप पर है। एक सेकेंड, अगर 99% सोना कर्नाटक से आ रहा है तो फिर बिहार अचानक से इस लिस्ट में कैसे आ गया? क्या इस डेटा में कोई गलती है? नहीं, डेटा में कोई गलती नहीं है, बल्कि ये उत्पादन और भंडार के बीच के तकनीकी फर्क को समझने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। देखिए, उत्पादन या प्रोडक्शन का मतलब है वो सोना जो वर्तमान में मशीनें लगाकर जमीन से निकाला जा रहा है, और उसमें कर्नाटक 99% के साथ निर्विवाद राजा है। हाँ, समझ गए। दूसरी तरफ भंडार या रिजर्व का अर्थ है वो अनुमानित खनिज जो जमीन के नीचे मौजूद होने का वैज्ञानिक दावा किया गया है, लेकिन अभी उसे निकाला नहीं जा रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या जीएसआई ने सर्वे करके ये अनुमान लगाया है कि भारत के कुल स्वर्ण भंडार का 44% हिस्सा बिहार के जमुई में जमीन के बहुत नीचे दबा हुआ है। ओह, तो अभी वहां माइनिंग नहीं हो रही है? बिल्कुल, अभी वहां कोई खदान चालू नहीं है। भविष्य में अगर वहां तकनीकी रूप से खनन शुरू होता है तो हालात बदल सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में जमीन से जो सोना बाहर आ रहा है वो कर्नाटक से ही आ रहा है। ये स्पष्टता बहुत जरूरी थी क्योंकि अक्सर लोग इन दोनों शब्दों में उलझ जाते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए अभ्रक या माइका भी एक बहुत ही विशेष खनिज है। ये पारदर्शी होता है, चमकीला होता है और एक बेहतरीन विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर है। बिल्कुल। यह बिजली का कुचालक है, इसलिए जो पुरानी प्रेस या हीटर होते थे उनमें इसका बहुत इस्तेमाल होता था। नोट्स बताते हैं कि झारखंड का कोडरमा क्षेत्र तो विश्व की अभ्रक राजधानी कहलाता है। और इन सभी खनिजों और उनकी लोकेशंस को समझने के बाद ना अब वक्त है कि इन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक मास्टर मैप तैयार किया जाए। ये समझना बहुत जरूरी है कि पूरे भारत में उद्योगों का वितरण किस आधार पर हुआ है, और इस आर्थिक भूगोल को समझने के लिए चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन का सिद्धांत सबसे सटीक उदाहरण है। बिल्कुल, इस रिसर्च के अनुसार चूना पत्थर मुख्य रूप से विध्यन क्रम की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश इसके अग्रणी राज्य हैं। चूना पत्थर, जैसा कि हम जानते हैं, सीमेंट उद्योग का सबसे मुख्य कच्चा माल है। इस कॉन्टेक्स्ट में वजन ह्रासमान या वेट लूजिंग सामग्री का कॉन्सेप्ट समझाया गया है। इस कॉन्सेप्ट का सीधा सा मतलब यह है कि भारी पत्थर को फैक्ट्री तक ले जाने में करोड़ों रुपए ट्रांसपोर्टेशन में बर्बाद करने के बजाय पूरी फैक्ट्री को ही पत्थर की खदान के पास ले जाना समझदारी है। मतलब कचरा ढोने में पैसा क्यों बर्बाद करना? बिल्कुल सही बात है। ये आर्थिक भूगोल का एक बहुत ही स्थापित सिद्धांत है। देखिए, वजन ह्रासमान उद्योग वही होते हैं जिनके कच्चे माल का वजन प्रोसेसिंग के बाद बहुत कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर 100 टन चूना पत्थर को भट्टी में जलाया जाए तो उसमें से बहुत सी गैसें और अशुद्धियां उड़ जाती हैं और अंत में बहुत कम मात्रा में सीमेंट बनता है। अच्छा, तो वजन काफी कम हो जाता है। तो जो अतिरिक्त वजन या कचरा है उसे ट्रकों में भरकर सैकड़ों किलोमीटर ढोने का कोई आर्थिक तुक नहीं बनता। इसीलिए देखा जा सकता है कि देश के ज्यादातर बड़े सीमेंट कारखाने हमेशा चूना पत्थर के खदानों के बिल्कुल पास ही लगाए जाते हैं। और इसी लॉजिक को अगर पूरे भारत के नक्शे पर लागू किया जाए तो भारत की प्रमुख खनिज पेटियां या मिनरल बेल्ट्स उभर कर सामने आती हैं।
इनमें से जो पेटी सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है उत्तर पूर्वी पेटी, जिसमें झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल है। इस क्षेत्र को भारत का रूर कहा गया है। अब ये रूर क्या है और ये पेटी इतनी खास क्यों है? जर्मनी का जो रूर क्षेत्र है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक औद्योगिक केंद्र रहा है। उसी तर्ज पर इस उत्तर पूर्वी बेल्ट को खनिजों का हृदय स्थल या भारत का रूर कहा जाता है। अच्छा, तो ये एक तुलना है। बिल्कुल। इसकी खासियत इसका अद्भुत भौगोलिक संयोग है। सोचिए, एक ही छोटे से क्षेत्र में दामोदर घाटी का गोंडवाना कोयला मौजूद है। उसी के ठीक बगल में धारवाड़ चट्टानों से निकलने वाला सिंहभूम और मयूरभंज का लौह अयस्क है और पास ही ओडिशा का बॉक्साइट भी है। वाह, सब कुछ एक ही जगह। ऊर्जा के लिए कोयला और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए धातु, वो सब एक ही जगह एक साथ मौजूद है। इसी कारण से बोकारो, राउरकेला और दुर्गापुर जैसे सबसे बड़े इस्पात कारखाने इसी बेल्ट में स्थापित हुए हैं। इसके अलावा एक मध्य पेटी भी है, जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आते हैं, जहां जहां लोहा और मैंगनीज मिलता है। एक दक्षिण पश्चिमी पेटी है, जैसे कर्नाटक और गोवा, जहां उच्च श्रेणी का लोहा तो है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वहां कोयला नहीं है। और अंत में राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र, जो तांबा और पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए अगर एक क्विप फ्रेमवर्क दिमाग में रखना हो तो नियम बहुत सीधा है। वो क्या? अगर धात्विक खनिज चाहिए तो प्राचीन धारवाड़ चट्टानों की तरफ देखें, और अगर जीवाश्म खनिज जैसे कोयला या पेट्रोलियम चाहिए तो गोंडवाना या अवसादी चट्टानों को खोजें। इस पूरी चर्चा ने सच में भारत के भूगोल को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। वो नक्शा जिसके बारे में शुरुआत में बात हुई थी ना, अब वो सिर्फ एक ड्राइंग नहीं लगता, बल्कि एक जीता जागता आर्थिक इंजन लगता है। और यही इस तरह के डीप डाइव का असली मकसद भी है। सिर्फ ये याद नहीं रखना है कि कौन सा खनिज कहाँ है, बल्कि उसके पीछे के विज्ञान और आर्थिक भूगोल को समझना है। बिल्कुल। जब ये समझ आ जाता है कि कोई फैक्ट्री किसी खास जगह पर ही क्यों है, तो चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।